हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम करेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट रहेगा इसमें। और लेसन इसमें पहला है, फर्स्ट लेसन है। एनसीईआरटी की बुक में इसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस चैनल के द्वारा आपको साइंस और मैथ की वीडियो मिलती हैं। आपके पूरे सिलेबस की वीडियो इसमें मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है, ताकि जब भी नई वीडियो बनाऊं, मैं अपलोड करूं, साथ ही साथ आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका क्या मतलब है? तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी हैं जो क्रियाएं देखते हैं। जैसे गर्मियों में दूध को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वो कई बार खराब हो जाता है, या जब लोहे को या लोहे वाली वस्तुएं जो होती हैं बाहर खुले में छोड़ देते हैं उनको, तो उनके ऊपर जंग लग जाता है। या अंगूर जो होते हैं जैसे कई बार सड़ जाते हैं। भोजन पकने के बाद कैसा हो जाता है, और जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जब वो पच जाता है तो वो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। या हम जो सांस लेते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में वस्तु की प्रारंभिक प्रकृति जो है वो कुछ पहले कुछ और होती है और बाद में उसका आकार या रूप बदल जाता है। तो इस तरह पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में वस्तु का जो बनावट है उसका आकार बदल सकता है, लेकिन उसका रंग रूप इस तरह से नहीं बदलता। जैसे कागज है, कागज को आप तोड़ दो, फाड़ दो तो उसके टुकड़े छोटे हो सकते हैं, यानी साइज उसका छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति वही रहेगी। उसकी प्रकृति, उसके गुण नहीं बदलते। तो वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें किसी वस्तु के भौतिक यानी उसका आकार भी बदल जाता है, या उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से काफ़ी सारे परिवर्तन हो जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में हम उस वस्तु को दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है, ये हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास एक क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप 1.1। तो इसमें क्या है, ये इधर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या होगा, इसमें देखो, इधर लगभग 4 से 3 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को
रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो भी डालूंगा। इस एक्टिविटी की पूरे क्रियाकलाप की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। तो हम मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम की एक पत्ती होती है, वो रिबन की तरह लिपटी होती है एक रोल में। तो उसमें से थोड़ा रिबन हम काट लेते हैं, इतना 2-3 इंच 2-3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसको रेगमार होता है जिससे हम जंग उतारते हैं, उससे अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। तो रगड़ने के बाद उसको हम चिमटी में लेते हैं, और जैसे आपके पास ये चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें चिमटी में रेगमार का टुकड़ा ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम का टुकड़ा। और ये हमारे पास बर्नर है, तो इसमें आग में इसका सिरा कर देते हैं दूसरा। तो ये मैग्नीशियम रिबन है। तो जब उसमें आग लग जाती है तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें है, तो इसे हम क्या करेंगे, राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय जो है उसको आंखों से थोड़ा बचा के रखना होता है, क्योंकि जैसे वेल्डिंग में से लाइट निकलती है ना, उतनी ही तेज लाइट उसमें से निकलती है जब वो जलता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो उसकी राख इकट्ठी हो जाती है। तो यानी पहले वो एक धातु की पत्ती के रूप में होता है, जैसे लोहे की पत्ती होती है उस टाइप में होता है, और लेकिन जलने के बाद उसमें राख बन जाती है। तो उसका देखो आकार चेंज हो गया, पहले वो ठोस था फिर वो राख में बदल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास और भी क्रियाकलाप हैं। तो इसमें क्या होगा देखो आगे, तो आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है वो कैसे बनता है, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम के आसपास ऑक्सीजन गैस होती है, और हमें पता है कोई भी वस्तु जो होती है ऑक्सीजन गैस के कारण ही जलती है। तो जब मैग्नीशियम जलता है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब उसका चूर्ण बन जाता है, राख बन जाती है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो इस तरह से ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि हम मैग्नीशियम का बिल्कुल स्वरूप चेंज हो जाता है। जो मैग्नीशियम के गुण हैं अब वो चूर्ण के गुण बिल्कुल अलग हैं। एक क्रियाकलाप ये है हमारे पास, एक परख नली में लेड नाइट्रेट डालते हैं, शीशा डालते हैं, उसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं और परीक्षण करते हैं और देखते हैं भी क्या होता है। तो उसमें से भी उसमें कलर वगैरह का चेंज हो जाता है या गैस निकलती है। फिर तीसरा क्रियाकलाप है एक ये चित्र में भी आपके पास दिखाया गया है, इधर ये आपके पास चित्र है ये। तो इसमें क्या है, हम एक ये शंक्वाकार फ्लास्क होती है, जो ये बर्तन आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लास्क है, शंक्वाकार फ्लास्क है बोलते हैं इसे। तो इसमें हमने जिंक लिया, क्या लिया है, दानेदार जिंक। उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी एक अम्ल डाल देते हैं उसमें, और जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई देगा तो शंक्वाकार फ्लास्क और परख नली को स्पर्श कीजिए तो उसके तापमान में परिवर्तन आ जाता है, यानी वो थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रियाकलाप में क्या किया हमने, इधर देखें चित्र में। तो इसमें हमने क्या किया, ये शंक्वाकार फ्लास्क लिए, इसमें हमने ये दानेदार जिंक जस्ता या दानेदार जिंक के दाने लिए और इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया हमने, और
जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। यानी जस्ता जो होता है धातु होती है, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये जो है फ्लास्क को अगर हम हाथ लगा के देखें, टच करके देखें तो वो गर्म हो जाती है। तो इससे इन तीनों क्रियाकलापों से हमने क्या देखा? तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जब मैग्नीशियम को जलाया गया तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इससे अवस्था में परिवर्तन भी हो जाता है, रंग में परिवर्तन, और कोई गैस भी निकल सकती है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें से, और उसके तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। तो जब भी कोई रासायनिक समीकरण होगी, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या गैस निकलेगी कोई, या फिर तापमान में परिवर्तन होगा। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें और पाएं कि चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक समीकरणें हो रही हैं, ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी समीकरणें देख सकते हैं जो हो रही हैं। जैसे लोहा है, लोहे को जंग लग जाता है तो लोहे के में जो गुण हैं, जो लोहे का रंग होता है, नया लोहा जब आता है चमकदार होता है, और जब उसको जंग लग जाता है तो वो उसका रंग ही बदल जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, जैसे उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप नए आम लेके आए, आप ताजे फल लेके आए, तो उनको आप 1-2 दिन रख देते हैं, तो वो जब गर्मी में गड़ सड़ जाते हैं तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये परिभाषा आती है कई बार कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब हमने जो भी ऊपर एग्जाम्पल किए हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम रासायनिक परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को एक तो ऐसे है, हम कहें भी मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हुआ, तो ऐसे लिखेंगे। और एक हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ये है, उसको किसी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, संकेतिक भाषा में लिख सकते हैं। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया हुई जो, उसको रासायनिक समीकरण में हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक समीकरण बन गई। क्या बन गई बच्चों? रासायनिक समीकरण। तो इस रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है? जो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिनके बीच में अभिक्रिया होती है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होंगे वो अभिकारक होंगे। क्या होंगे? अभिकारक। ठीक है, और उसके बाद आता है एक तीर का निशान।
तीर के निशान का मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कोई अभिक्रिया हुई और तीर के निशान के बाद कोई नई चीज बनेगी। तो जो भी नई चीज बनती है अभिक्रिया में, दो अभिकारकों के बीच जब अभिक्रिया होती है, कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक ये भी प्रश्न आता है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अभिकारक की परिभाषा क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, आप इसका उदाहरण दे सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं वो क्या हैं, अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक, क्योंकि इनके बीच में अभिक्रिया हुई है। और ये जो मैग्नीशियम और ऑक्साइड है ये क्या है, उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो ये है इसमें भी जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, इसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्पाद। यानी जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपको पता लगा होगा। तो उसके बाद आपके पास आगे है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान होता है, एरो लगाया जाता है, और जो भी अभिकारक होते हैं उनके बीच में जमा का निशान लगाते हैं। ठीक है, और तीर के लेफ्ट हैंड साइड में उनको लिखा जाता है। ठीक है, यानी बाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी योग का चिन्ह लगाते हैं और उनको दाईं तरफ राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और तीर का जो सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ ही होता है। यानी तीर जो होता है, तीर का जो निशाना है वो उत्पाद की तरफ होगा। ठीक है, अभिकारक की तरफ से वो चलेगा, उत्पाद की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो अब रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? तो क्या रासायनिक समीकरण को निरूपण की सक्षम विधि है, संक्षिप्त विधि है? तो शब्दों की जगह हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम रासायनिक समीकरणों को रासायनिक पदार्थों के जो सूत्र होते हैं रासायनिक, उसके रूप में अभिक्रिया को लिखेंगे। तो यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का उपयोग करें यानी समरण करें, मैग्नीशियम का सूत्र आपको पता होना चाहिए, वो है Mg। क्या है? Mg। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो जब Mg प्लस O2 आपस में मिलते हैं, ये क्या है? अभिकारक। फिर उसके तीर के निशान के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका सूत्र होता है MgO। Mg जो होता है मैग्नीशियम, O होता है ऑक्साइड। तो MgO ये एक रासायनिक समीकरण बन गई। ठीक है, तो अब इसमें तीर के निशान के बाईं तरफ जो तीर है ना ये, तो इसके बाईं तरफ ये है और इसके दाईं तरफ ये है। तो तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि समान है तो समीकरण संतुलित है,
और यदि नहीं तो संतुलित नहीं है। इसका क्या मतलब है, हम तीर के पहले देखते हैं mg कितने हैं, 1 है, और तीर के बाद mg कितने हैं, 1, तो mg इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो इसमें संतुलित है। अब ऑक्सीजन O कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, O के पैरों में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है, तो अब ये ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो इसलिए ये अगर ये ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होते तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती, और लेकिन अब ये ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है इसमें, तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण, और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाता है। तो संतुलित समीकरण क्या होती है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो समीकरण संतुलित है, और यदि वो समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है बच्चों, क्योंकि समीकरण जो है कि दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इस समीकरण में मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो जो ये इस तरह की समीकरण होती है ना, इसे ढांचा कहेंगे, समीकरण का ढांचा, या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे इसको। कंकाली, कंकाली का मतलब कंकाल होता है, जैसे हमारे शरीर का ढांचा क्या होता है, कंकाल, उसी प्रकार से ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कंकाली रासायनिक अभिक्रिया इसको कह सकते हैं, जो समीकरण संतुलित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारे पास रासायनिक समीकरण को, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्या कारण है। यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान, हमें पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, हमने 9th क्लास में पढ़ा है इसको, तो यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो उसमें द्रव्यमान, ना तो नया द्रव्यमान बढ़ेगा और न ही द्रव्यमान कम होगा, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। इसलिए द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसे लिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि अगर संतुलित नहीं करेंगे तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो खत्म हो जाता है। हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी फॉलो करना होता है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो जितना भी द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। जैसे तराजू होता है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो दोनों में वजन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस द्रव्यमान को सेम करने के लिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा।
अगली वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और क्या करोगे, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।